मैं स्कूल से वापस लौटा ही था जब अपने बाबा के खुशी से चहकते चेहरे को देखकर हैरान हो गया था। मेरे बाबा मुझे देखकर कहने लगे, तेरी किस्मत खुल गई है यश। मेरे कनाडा वाले दोस्त ने एक कैनेडियन लड़की के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात की है। मैं तेरी उस लड़की से शादी कराना चाहता हूँ। मुझे सुनकर बड़ी हैरत हुई थी, क्योंकि मुझसे बड़े मेरे 4 भाई और थे। मैं तो सबसे छोटा था और अभी सिर्फ 17 साल का था। हम लोगों ने गुर्बत में आंखें खोली थी। बस मेरे बाबा की खुशनसीबी ये थी कि इनकी कोई बेटी ना थी, जिसे ब्याहने के लिए उन्हें दहेज का इंतजाम करना पड़ता। मेरे बाबा एक नंबर के कंजूस इंसान थे और लालची भी बहुत थे। मेरे चारों बड़े भाई रविवार और मंगल बाजार में 50 की सेल लगाकर चीजें बेचा करते थे। हमारे घर का गुजारा उनसे ही हो रहा था, लेकिन ये बहुत ही मामूली सा काम था। लेकिन मुझे हैरत अपने बाबा की बात सुनकर हुई थी। जब बड़े भाई की शादी का मामला आया तो मेरे बाबा ने कहा कि मैं अपने बेटों की शादी अमीर लड़कियों से करूंगा। हम लोग बहुत ही गरीब लोग थे। 3 कमरों का हमारा छोटा सा घर था। मुश्किल से ही अपना गुजारा कर रहे थे। फिर कोई अमीर लड़की हमसे किस बुनियाद पर शादी कर सकती थी? बाबा की बेकार सी बात पर माँ और बड़े भाई ने भी ताज्जुब किया। माँ कहने लगी कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई अमीर लड़की हमारे इस गरीब खाने में आकर गुजारा करे। मेरे बाबा हंसने लगे, कहने लगे कि वो क्यों यहाँ आएगी, हम उसके बंगले में जाएंगे। बाबा की बात मुझे बिल्कुल फालतू लगी थी। माँ से कहने लगे कि वो मेरी जवानी का दोस्त था, कनाडा में किसी सेठ की ड्राइवरी करता है। कल मेरी उससे बात हुई थी फोन पर, तो कहने लगा कि मेरे सेठ की बेटी है, वो हिंदुस्तान के किसी लड़के से उसकी शादी कराना चाहता है, लेकिन उसे लड़का कम उम्र और खूबसूरत चाहिए। मैंने तो सब लड़कों की तस्वीरें उन्हें भेजी है। अब वो जिस लड़के को पसंद कर ले, मैं फोन पर उसी का रिश्ता पक्का कर दूंगा। हमारे भाग खुल जाएंगे। अगर उन्हें मेरे इन बेटों में से कोई पसंद आ गया तो वो उसे कनाडा बुला लेगी। बेटे के कनाडा जाते ही कुछ दिन बाद मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। हमने बाबा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। भला कोई कनाडा की खूबसूरत सी लड़की जिसके पास ग्रीन कार्ड हो, किसी मामूली से हिंदुस्तानी गरीब लड़के से शादी क्यों करेगी? हम सब बाबा की बात पर मुस्कुराने लगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि बाबा की बात सच निकलेगी। सारे भाई खूबसूरत भी नहीं थे, उनका रंग भी सांवला था। न जाने में किस पर चला गया था कि बिल्कुल हीरो लगता था। मैं नहीं जानता था कि हम 5 भाइयों में से मेरी किस्मत का सितारा चमक उठेगा, वो भी सिर्फ 17 साल की उम्र में। जब स्कूल से आते ही मैंने ये बात सुनी कि मैं उस सेठ को पसंद आ गया हूँ, तो मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा, बाबा मैं तो अभी 21 साल का भी नहीं हुआ, मेरी शादी कैसे हो सकती है? मेरा वीजा कैसे लग सकता है? मेरे बाबा ने कहा कि वो तो तू मुझ पर छोड़ दे, हम तुझे 21 साल का कहकर तेरा वीजा बनवा लेंगे। ये हिंदुस्तान है, नोट दिखाओ तो सारे काम हो जाते हैं। फिर ऐसा ही हुआ। बाबा ने मेरी उम्र 21 साल बताकर मेरा आईडी कार्ड बनवा लिया और फिर पासपोर्ट भी बनवा दिया। 1 महीना लगा था इस सारी कार्रवाई में। मेरा कनाडा का टिकट आ चुका था। मैंने आज तक कभी ट्रेन की यात्रा नहीं की थी, लेकिन अब हवाई जहाज की कर रहा हूँ। मुझे अपना आप बड़ा खुशनसीब लग रहा था। कनाडा पहुंचकर मुझे एक ड्राइवर लेने आया जो बाबा का दोस्त था। कद काठ का, लंबा ऊंचा था, फिर सेहत भी अच्छी थी और गोरा रंग था, इसलिए अपनी उम्र से 2-4 साल छोटा ही लगता था। मैंने बाबा के इस ड्राइवर दोस्त को देख रखा था, इसलिए इसके साथ इसकी गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के और साफ सुथरी सड़कों के खूबसूरत नजारे देखकर मेरी आंखें तो हैरत से फटी की फटी रह गई थी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इस आजाद माहौल में मैं एक कैदी बनाकर लाया गया हूँ। वो गाड़ी एक खूबसूरत बंगले के सामने रुकी। मुझे लगा मैं कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत तो शायद ख्वाब ही हो सकता था। वो बहुत खूबसूरत सा बंगला था जहाँ वो गाड़ी रुकी थी। लॉन खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल पौधों से सजाया गया था। पोर्च में 2 गाड़ियां और खड़ी थी। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं उसी ड्राइवर के साथ इस बंगले के अंदर गया। बहुत बड़ा सा हॉल था और महंगा फर्नीचर भी था। मैं हैरत से आंखें फाड़े एक एक चीज को देख रहा था जब उस ड्राइवर ने एक अंग्रेज नौकरानी से कहा, मैडम से कहे कि वो लड़का पहुंच गया है। वो हाँ में सर हिलाती हुई ऊपर की तरफ चली गई। अब तक मैंने उस लड़की के बारे में नहीं सोचा था जिससे शादी की रस्मों में बंधने के तुरंत बाद ही मैं भिखारी से रईस बन जाना था। पूरे रास्ते जैसे हसीन हसीन लड़कियों के चेहरे देखे मैंने। मैं भी ऐसे ही ख्वाब सजाए वहां पहुंचा था कि कोई 17-18 साल की नौजवान सी खूबसूरत लड़की होगी। फिर सीढ़ियों पर बातों की आवाज सुनकर मेरी सोचों का बांध टूटा था। एक 40 साल की मोटी सी औरत नाइट ड्रेस पहने वहां से सीढ़ियां उतर रही थी।
इसे देखकर तो मैंने अपनी नजरें बदल ली थी। वो औरत बड़े बेढंगे से वजूद की, मोटी और काली कलूटी, बिल्कुल स्याह रंग, इस पर इसके मोटे और भद्दे से नैन नक्श, छोटी छोटी आंखें देखकर मैंने हीनता से अपना रुख बदला। लेकिन इसकी आन बान देखकर लग रहा था कि ये यहाँ की मालकिन है। गोरी सफेद अंग्रेज नौकरानी लड़कियां इसके आगे पीछे थी। वो अपना भारी वजूद लिए नीचे उतर रही थी। एक बार मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं वो लड़की इस औरत की बेटी तो नहीं जिससे मेरी शादी होनी है। इस सोच ने तो मेरे दिल में सीने के अंदर उधम सा मचा दिया था। मैं जिस कदर खूबसूरत था, ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी कि वो लड़की भी खूबसूरत ही हो जिससे मेरी शादी की गई है। मैं अभी इसी सोच में घिरा हुआ था कि जब वो औरत सोफे पर बैठ चुकी थी। पहले तो इसने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा, फिर मुस्कुराने लगी। अपनी जुबान में न जाने क्या बोली, मैं वो समझ नहीं पाया, लेकिन इसकी नजरों से ये जरूर समझ गया था कि वो मुझे देखकर खुश हुई है। फिर टूटी फूटी सी हिंदी में ड्राइवर से कहने लगी, तुम्हें हम इनाम देगा, हम तुम्हें खुश कर देगा। ऐसी हिंदी बोल रही थी जैसे बहुत मुश्किल लैंग्वेज हो। ड्राइवर उसकी बात पर बहुत खुश हुआ था। उसके बाद उसने अपनी अंग्रेज नौकरानी से मुझे देखकर उसे कुछ इशारे करते हुए कहा, जिसे सुनते ही वो लड़की मेरे पास आ गई और बड़ी साफ हिंदी में बोली, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। मैं इतनी लंबी यात्रा करके आया था, इसलिए लड़की के साथ चला गया। वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गई। वो भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मैं तो इस नर्म गद्दे वाले बेड पर जैसे ही लेटा नींद की वादियों में खो गया था, जहां हम सारे भाई एक ही कमरे में चटाई पर सोते थे। और अब कहाँ मैं इस जहाजी बेड पर अकेला सो रहा था। छप्पर फाड़ कर दौलत मिल जाना, मैंने शायद कोई कहानी ही सुनी थी, लेकिन अब अपनी आंखों से देख रहा था। मैं अपनी भरपूर नींद करके शाम को ही उठा था। जब नहा धोकर बाहर आया तो नौकर मुझसे खाने पीने का पूछने लगे। मैं एक गरीब बाप का बेटा कहाँ फरमाइशें करने का शौकीन था। जो कुछ डाइनिंग टेबल पर मौजूद था मैंने तो वो भी पहली बार देखा था। मैंने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद वही ड्राइवर मुझे अपने साथ एक मॉल में ले गया। मुझे बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े लेकर दिए गए। उसके बाद एक सैलून में ले जाकर मेरे बालों का हेयर स्टाइल बनवाया गया। मैं बहुत खुश था कि शायद अब मेरी उस लड़की से मुलाकात भी करवाई जाएगी जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। रात को जब मैं वापस पहुंचा तो वो मोटी औरत मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, फिर मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं इसके पास बैठ गया। अब मेरे दिल में उसकी लड़की को देखने की और ख्वाहिश बढ़ने लगी जिससे मेरी शादी होनी थी। मैं डर ही तो गया था जब इस औरत ने मेरे पैर पर बड़े प्यार से हाथ रखा। मैं बिदक कर पीछे हटा। मुझे पीछे हटा देखकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी थी। मैं बुरी तरह से डर गया था। उस औरत की नजरें मुझे बड़ी अजीब सी लगी थी। वो मुझे न जाने क्यों कुछ बेताब नजरों से देख रही थी। वो एक औरत होते हुए कुछ मर्दों जैसी बेबाक नजर रखती थी। मुझे जिस अंदाज से सर से पैर तक देख रही थी, मैं अपने होश खो चुका था। इस औरत की नजरों में न जाने ऐसा भी क्या था कि एक लड़का होते हुए भी मेरा दिल डर से कांप रहा था। मेरा दिल चाहा यहाँ से उठकर चला जाऊं, खुद को इस औरत की नजरों से ओझल कर लूं, लेकिन ये शायद मेरी आजमाइश का दिन था। मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगी, जाओ जाकर आराम करो। मैं अपने कमरे में चला गया और बेड पर जाकर लेट गया। मुझे इस कीमती बेड पर लेटकर भी एक घुटन का एहसास हो रहा था। बड़ा अजीब सा माहौल था। बड़ी अजीब सी वो औरत थी। और ड्राइवर के सेठ को तो मैंने अब तक ना देखा था कि कौन है, और ना ही उसकी लड़की को जिससे मेरी शादी होनी थी। मैं इन्हीं सोचों के ताने बाने बुनता हुआ सो चुका था कि रात को मुझे ये महसूस हुआ कि मैं बेड पर अकेला नहीं हूँ। होश तो मेरे उस वक्त उड़े जब मेरे चेहरे पर मुझे किसी के हाथ होने का एहसास हुआ। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा था। कमरे में गुप अंधेरा था। मैंने जल्दी से टेबल पर रखे लैंप को ऑन किया तो देखा कि जो मेरे बेड पर मेरे साथ मौजूद थी वो वही मोटी औरत थी। वो नाइट ड्रेस में थी। ये देखकर तो मैं सांस लेना ही भूल गया था। मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट वो चेहरे पर सजाने लगी। मैंने कहा, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वो मेरी बात पर कुछ मुस्कुराई सी थी। कहने लगी, इसलिए मुझे तुम पसंद आए हो। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? अपनी उम्र देखें और मेरी उम्र देखें। मैं आपके बच्चे के बराबर हूँ। मेरी शादी वैसे भी किसी लीना नाम की लड़की से होने वाली है। मेरी बात पर वो हंसने लगी। कहने लगी, मैं ही लीना हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे ही होनी है। ये सुनने की देर थी कि मुझे लगा मेरे सर पर आसमान सा गिर गया हो। मेरी शादी अपने से दुगने से भी ज्यादा बड़ी एक बदसूरत औरत से होनी थी जिसे 2 मिनट भी क्या मैं देखना भी नहीं चाहता था। मैं फौरन बेड से नीचे उतर गया। मैंने कहा, आप झूठ बोल रही हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। वो औरत कहने लगी, ज्यादा नखरे मत दिखाओ मुझे। जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है मैं तो तुम्हारे करीब आने के लिए बेचैन हूँ।
मैंने तुम्हारे बाप को तुम्हारी लाखों की कीमत भरी है, तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खरीदा है, इसलिए कि तुम मुझे खुश करो। इसकी बातों ने तो मेरा सर चकरा के रख दिया, मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। मेरे बाप ने मुझे बेचा था, मेरे बदले पैसे लिए थे। हालांकि मैं ये जानता था कि मेरा बाप लालची था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मुझे एक हवस भरी औरत को बेच देगा। मैं उम्र के जिस हिस्से में था, मैंने तो औरत को भी बिकते हुए नहीं सुना था, लेकिन यहाँ तो एक मर्द का सौदा हो रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। इस औरत को देखकर और उसके साथ किसी भी किस्म का ऐसा बेतुका सा रिश्ता बनाने पर मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन वो मुझे बड़े गुस्से से घूर रही थी। मुझसे कहने लगी, मेरे पास आओ वरना बहुत पछताओगे। इसके इस तरह डांटने पर मैं डर सा गया था। इसकी उम्र तो जो थी वो थी, लेकिन अजीब बदसूरत सी औरत थी, जिसके करीब जाने का सोचकर भी घिन आए। मैं कैसे उसके पास जा सकता था? मैंने कहा, मुझे ऐसी कोई शादी स्वीकार नहीं, इसलिए मुझे वापस हिंदुस्तान जाना है। औरत अब बेड से उठकर मेरे पास बड़े गुस्से से आई थी। कहने लगी, मैंने तुम्हारी कीमत दी है लड़के, खरीदा है तुम्हें मैंने। मैं तुम्हारे धर्म की नहीं हूं जो जन्म जन्म का साथ निभाऊंगी। और वैसे भी शादी तो मेरे लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, एक सौदेबाजी है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इसके सामने हाथ जोड़े और उसकी मिन्नत समाजत पर उतर आया कि मैं ये सब नहीं कर सकता, वो मुझे वापस हिंदुस्तान भेज दे। लेकिन वो बड़ी गंदी औरत थी। उसने मेरे मुंह पर बड़ी जोर का थप्पड़ मारा था। इसका भारी हाथ पड़ते ही मेरी आंखों के सामने तारे से आ गए थे। फिर ये रात मेरे लिए तकलीफ भरी गुजरी थी। औरत का बिकना और उसकी इज्जत का बर्बाद होना शायद हमारे समाज की आम सी बात हो चुकी है, लेकिन मैं एक मर्द होकर बर्बाद हुआ था, वो भी इस बेधर्म औरत के हाथों। औरत जवान और कम उम्र लड़कों की आदी थी। कम उम्र लड़के देखकर इसकी हवस भरी नजरें बेकाबू होने लगती थी। मेरी तस्वीर देखकर वो मुझ पर फिदा हो गई थी। मैंने ये रात एक दिमागी और शारीरिक पीड़ा में गुजारी थी। मुझे लगा एक ही रात में जैसे मैं बेजान सा हो चुका हूँ। मैं अपनी इस गुलामी पर जितने आंसू बहाता उतना ही कम था। अगले दिन इस औरत ने मेरा खाना कमरे में ही भेज दिया। उस वक्त मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाना शुरू कर दिया। मुझे अंदाजा न था कि मैं 4 रोटियां खा जाऊंगा, लेकिन मैं खा रहा था। अजीब बात यह थी कि खाना खाते ही मुझे फिर से नींद आने लगी थी। मैं फिर से नींद में जा चुका था, लेकिन नींद में भी मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरे साथ गलत काम हो रहा है। लेकिन मुझ पर तो जैसे बेहोशी छाई हुई थी। जब मुझे होश आया तो जो कुछ मैंने देखा, एक मर्द के होते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक उसी उम्र की दूसरी औरत मेरे साथ मौजूद थी। मुझे नशे के इंजेक्शन लगाए जाने लगे थे और मुझसे ऐसी औरतें अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगी थी जिन्हें कम उम्र लड़कों की हवस होती थी। फिर जिस शहर में मैं गया था, वहां की औरतों का भी कोई धर्म नहीं था। रिश्तों की खूबसूरती हमारे धर्म में है, वो किसी दूसरे धर्म में हरगिज नहीं है। जहां मैं आया था वहां जंगल के जानवरों वाला कानून था, जिन्हें किसी चीज की होश और किसी रिश्ते की तमीज नहीं होती। न बाप बेटी के रिश्ते की कोई अहमियत होती है, न माँ बेटे और बहन भाई के रिश्ते की तमीज, जहाँ सिर्फ हवस को अहमियत दी जाती है। न शादी के पवित्र रिश्ते की कोई अहमियत है। मुझे किसी बिकाऊ माल की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। मैं हर वक्त नशे की हालत में रहता था। मुझे इस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते जो मेरे अंदर हर चीज की भूख को जगाने लगते थे। मैं एक वक्त में 10 रोटियां खा जाता था, लेकिन मेरी भूख नहीं मिटती थी। इसके अलावा मैं इस गंदे काम का आदी हो चुका था। मेरे अंदर ऐसे जज्बात को जगाने के इंजेक्शन लगाए जाते थे। मेरे पेट और नज़र की भूख अब बढ़ने लगी थी। मैं 2 साल में अपनी उम्र से 5-6 साल बड़ा लगने लगा था। लीना बहुत अमीर औरत थी। अपने दोस्तों को तोहफे के तौर पर मुझे पेश करती थी। उनमें से एक औरत को मैं बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, इतना कि वो मेरी मोहब्बत में घिर गई थी। लेकिन वो 30 साल की थी। अंग्रेज खूबसूरत औरत लीना से कई गुना ज्यादा अमीर और दौलतमंद थी। उसने मुझे लीना से खरीद लिया था और मुझे अपने घर ले आई। वो लीना की तरह बदसूरत भी न थी, एक अच्छी शक्ल की औरत थी। वो मुझे अपने साथ क्लब लेकर जाने लगी और मेरे साथ नाचती थी, शराब पीती थी और वक्त भी मेरे साथ ही गुजारती थी। लेकिन जिस कदर मैं ख्वाहिश का आदी हो चुका था, मेरी नजरें अब जवान कम उम्र लड़कियों पर पड़ने लगी थी। 8 साल मैंने इस औरत के साथ गुजारे थे। वो मेरी मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी। इसका भी हाल था कि मैं दिन को रात कहता तो वो रात कहने लगती। एक बार मुझे क्लब में एक कम उम्र लड़की अच्छी लगने लगी। मैं डांस करते हुए उस लड़की के पास चला गया, लेकिन ये बात उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुई थी। वापसी पर वो मुझसे बड़े गुस्से से कहने लगी कि मैं ऐसे किसी दूसरी औरत के साथ नजर ना आऊं, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने कहा, तुम सिर्फ मुझसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करती हो, मोहब्बत नहीं करती, वरना मुझे यूं गुलाम बनाकर ना रखती।
मेरे नाम भी कुछ करती, मेरा भी कोई बैंक बैलेंस होता। मैं जानता था कि मैं इस औरत की कमजोरी बन चुका हूँ। इसे मैं जो कहूंगा वो करती चली जाएगी। इस औरत ने मेरा बैंक अकाउंट खुलवाकर मुझे बहुत से पैसे दिए। आहिस्ता आहिस्ता मैं उससे मोहब्बत जता जता कर सब कुछ अपने नाम करवा चुका था। मैंने 8 साल इस औरत के साथ गुजार दिए थे। मैं अब 28 साल का हो चुका था और वो औरत अब 40 के लगभग हो चुकी थी। कुछ बीमार सी भी रहने लगी थी। इसे अब मेरे साथ और एहसास की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कोई जज्बा न था। लेकिन एक बात जो इसने मुझसे कही, मैं हैरान सा रह गया था। वो मुझसे कहने लगी कि वो मेरे धर्म को अपनाकर मुझसे शादी करना चाहती है। मुझे इसकी बात ने हैरान कर दिया था। वो एक अंग्रेज औरत थी और बहुत खूबसूरत भी थी। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? कहने लगी, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे जज्बात से ज्यादा एहसास की जरूरत है। फिर बताने लगी कि उसकी एक इंडियन दोस्त है जो यहीं पास में ही रहती है, जिसका पति उससे बहुत मोहब्बत करता है और अपनी पत्नी से कुछ साल छोटा भी है, लेकिन उसे बहुत चाहता है। मेरी दोस्त बीमार हो गई तो उसका पति उसके लिए रो रो कर प्रे करता था। उस औरत का बहुत ख्याल रखता था। जब भी उस औरत की तबीयत खराब होती और वो उल्टियां करने लगती, कमजोरी की वजह से वो बिस्तर पर ही उल्टी कर देती थी, तो उसका पति उसकी सेवा के लिए उसके गंदे कपड़े भी धोने से घिन नहीं करता था। उसे हर तरह से संभालता था। वो कहने लगी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सिर्फ जज्बात देखे जाते हैं। जब वो औरत बूढ़ी और बीमार हो जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो एक बेकार चीज समझी जाती है। औरत की जितनी उम्र ज्यादा होती रहती है उसकी कीमत कम होती रहती है, और इंडिया में औरतों की उम्र जितनी ज्यादा होती है उसकी इज्जत और कदर भी बढ़ जाती है। पहले बेटी बनकर उन रिश्तों को बड़े अच्छे तरीके से निभाती है, और जब माँ बनती है तो उसके चरणों में स्वर्ग कहकर उसका रुतबा बढ़ा दिया जाता है, और जब वो नानी दादी बनती है तो बुजुर्ग समझी जाती है। उसकी इज्जत और शान और बढ़ जाती है। मैं तुम्हारे साथ ऐसी ही पवित्र जिंदगी जीना चाहती हूँ जहाँ औरतों को बड़े खूबसूरत से रिश्ते दिए जाते हैं। मेरा इरादा इसे धोखा देने का था। मैं चाहता था इसकी दौलत हड़प कर इसे छोड़ दूं। अपने साथ किए जाने वाले जुल्म का बदला इस औरत से लूंगा, इसे बेसहारा कर दूंगा। लेकिन जो बात उसने की वो मेरे दिल पर लगी थी। इसकी नजर में मेरे हिंदुस्तान के कल्चर की इज्जत थी, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। इसका बहुत ख्याल भी रखने लगा। जिंदगी तो मेरी भी बड़ी गंदी गुजरी थी, इसलिए अब ये सोचा था कि जो कुछ मेरे साथ किया गया जबरदस्ती किया गया था, और अब अगर मुझे जिंदगी इज्जत के साथ गुजारने का मौका मिल रहा है तो उस मौके को क्यों गवाया जाए। क्यों दोस्तों, सही किया ना मैंने? आपका क्या कहना है मेरी इस दर्द भरी जिंदगी के बारे में? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।